हेलो एवरीवन, इफ़ यू रिमेंबर इन द लास्ट क्लास हमने देखा था एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग ड्यूमास मेथड. ठीक है, अब दिस इज़ द सेकंड मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. इसका नाम है जेल्दाल्स मेथड. ओके, दिस इज़ एक्चुअली सिंपलर एंड मोर कॉमन मेथड. सिंपलर इसलिए क्योंकि इन थियोरी इट इज़ एक्चुअली मे फील थोड़ी सी डिफिकल्ट है. ठीक है, इन थियोरी इट माइट सीम लाइक इट इज़ डिफिकल्ट, बट इन प्रैक्टिस दिस इज एक्चुअली सिंपलर. ओके, और इससे जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ even more accurate. इसके लिए this is actually more common. Okay, but there are limitations of this method. limitation सबसे पहला देख लो कि अगर मान लो ऐसा कंपाउंड है जिसमें जो नाइट्रोजन है that is involved in aromaticity. If the nitrogen is involved in aromaticity, in that case nitrogen cannot be detected, or sorry, nitrogen cannot be estimated. So compounds like pyridine and quinoline, ये अपन इसमें नाइट्रोजन एस्टिमेट नहीं कर सकते. सेकंड इज, अगर नाइट्रो ग्रुप है या फिर डायजो ग्रुप है कंपाउंड में, तो उस कंपाउंड में भी अपन नाइट्रोजन एस्टिमेट नहीं कर सकते. मतलब इन ग्रुप का नाइट्रोजन अपन एस्टिमेट नहीं कर सकते. सो ये लिमिटेशन हो जाता है फॉर जेल्दाल मेथड. अदर देन दैट दिस इज एक्चुअली अ क्वाइट नाइस मेथड. और थियरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बारी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए. ठीक है, मेथड देखो जेल्दाल का किस तरह से अपन करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसका मास अपने को मालूम है. तो नोन मास का ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और उसको H2SO4 के साथ स्ट्रांगली हीट किया. ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं जेल्दलाइजेशन. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें अपन कंपाउंड को हीट कर रहे हैं विथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, उस प्रोसेस का नाम होता है जेल्दलाइजेशन. इसमें होता क्या है? So we know that H2SO4 is a strong oxidizing agent as well as it is a strong dehydrating agent. Okay, तो ये कार्बन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑलराइट. हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है वाटर में, और अगर सल्फर है तो सल्फर को कन्वर्ट कर देगा सल्फर डाइऑक्साइड में, SO2 में. ठीक है, नाउ कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होते ही है मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा. एंड ऑल दीज आर एक्चुअली गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, तो वो निकल जाएगा. हम लोग काफ़ी स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं तो वाटर विल बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो भी निकल जाएगा, और सल्फर एज अ SO2 भी निकल जाएगा. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज, इफ देयर इज अ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है सो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट. ओके, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बचेगा उस सोल्यूशन में हमारे पास रहेगा अमोनियम सल्फेट. इस सोल्यूशन को हम बोलेंगे जेल्दलाइज्ड सोल्यूशन. तो हम लोग जेल्दलाइजेशन कर रहे हैं टू गेट अ जेल्दलाइज्ड सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन को हम नेक्स्ट इसमें यूज़ करते हैं. ठीक है, तो नाउ व्हाट वी डू इज़, जो हमारा जेल्दलाइज्ड सोल्यूशन मिला था, राइट, जिसमें अमोनियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड के साथ सेपरेटली ट्रीट करते. ठीक है ना, मतलब जो जेल्दलाइज्ड सोल्यूशन था उसको ले लिया और एक अलग फ्लास्क में हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया. ठीक है, और उसको हीट किया तो हमको अमोनियम सल्फेट मिलेगा, अमोनिया मिलेगा और वाटर मिलेगा. सो इसमें से जो हमारे काम की चीज़ है दैट इज़ अमोनिया, बिकॉज इसी में नाइट्रोजन है. रिमेंबर वी आर ट्रैकिंग नाइट्रोजन, इजंट इट. तो नाइट्रोजन को हम फॉलो कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया यहाँ से इवॉल्व होगा. ठीक है, तो अब हमारा काम होता है कि ये जो नाइट्रोजन या फिर ये जो अमोनिया मिल रहा है वो कितना है. ठीक है, अगर मेरे को मास ऑफ अमोनिया मिल जाता है, मास ऑफ NH3 इवॉल्व, ये अगर पता चल जाता है तो फ्रॉम दैट आई कैन कैलकुलेट मास ऑफ नाइट्रोजन. और अगर मास ऑफ नाइट्रोजन मिल जाता है तो आई कैन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है ना, तो इस तरह से मेरा मेथड रहेगा. सो जो नेक्स्ट पूरी सर्कस रहेगी दैट इज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अमोनिया दैट इज इवॉल्व्ड. ओके, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये हमारा मेथड रहेगा. सो व्हाट वी डू टू डिटरमाइन द मास ऑफ अमोनिया, जो अमोनिया गैस इवॉल्व हो रहा है उसको किसी स्टैंडर्ड HCl या H2SO4 सोल्यूशन से पास किया. ठीक है, फॉर कन्वीनियंस आई एम टेकिंग स्टैंडर्ड HCl सोल्यूशन इन दिस इक्वेशन. थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कैलकुलेशन, दैट्स वाई, बट यू कैन टेक H2SO4 एज वेल, और उस हिसाब से तुमको ये इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा. ठीक है, तो अमोनिया गैस मैंने HCl सोल्यूशन से पास करवाया एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को अमोनियम क्लोराइड मिलेगा. दिस इज अमोनियम क्लोराइड. इसेंशियली दिस इज अ एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है. सो व्हाट आई नीड टू नो नाउ कि ये जो HCl लिया था मैंने, ये एक्सेस में लिया था.
ठीक है, एक्सेस में लिया और उसमें अमोनिया गैस पास किया, तो लेफ्ट ओवर HCl कितना था। सो फ्रॉम दैट आई कैन फिगर आउट अमोनिया कितना था। सो इस तरह से होगा कि आई हैव टेकन एक्सेस ऑफ अमोनिया, और जितना अमोनिया प्रेजेंट था वो HCl के साथ रिएक्ट हो गया और अपने को अमोनियम क्लोराइड मिला, और जो बचा हुआ HCl था दैट इज़ लेफ्ट ओवर। अब मुझे ये लेफ्ट ओवर HCl डिटरमाइन करना है। फ्रॉम दैट आई कैन डिटरमाइन कि HCl कितना रिएक्ट हुआ, जितना HCl रिएक्ट हुआ उतना ही अमोनिया फॉर्म हुआ, इज़न्ट इट। 1:1 का रेशो है। अगर मैं H2SO4 लेता हूँ तो 1:2 का रेशो रहेगा, मतलब जितना H2SO4 रिएक्ट हुआ उसका हाफ अमोनिया फॉर्म हुआ। वी नीड टू डिटरमाइन कि HCl कितना लेफ्ट ओवर था, सो दैट वी कैन नो हाउ मच HCl रिएक्टेड विद अमोनिया। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो लेफ्ट ओवर HCl था उसको रिएक्ट करूँगा विथ NaOH। दिस इज टाइट्रेशन। तो मैं लेफ्ट ओवर HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करूँगा एंड व्हाट आई गेट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें NaOH इज़ अ स्टैंडर्ड NaOH। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ में जो मालूम है, इसका वॉल्यूम मुझे पता चलेगा आफ्टर द टाइट्रेशन, और इसमें इंडिकेटर अपन फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज़ करेंगे। सो इससे मुझे लेफ्ट ओवर HCl पता चला, लेफ्ट ओवर HCl पता चला, टोटल वॉल्यूम मुझे मालूम था। सो आई कैन डिटरमाइन कि ये वॉल्यूम ऑफ HCl दैट रिएक्टेड विथ अमोनिया कितना था। सो ओके, तो यहाँ पे देखो टर्म ध्यान में रखो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ एसिड। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिएक्टेड विथ अमोनिया, ये मुझे पता चला फ्रॉम द टाइट्रेशन। एंड नाउ आई नो, और नाउ आई कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। और एक बार अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म हो गया, पता चला, तो उससे मैं क्या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता कर सकता हूँ। ठीक है, सो इस तरह से ये मेथड है, इस तरह से ये प्रोसेस होती है। ऑलराइट, सो थियोरी में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। सबसे पहले इसको एक बार फिर से रन डाउन करते हैं हम लोग। सो सबसे पहले जल्दलाइजेशन कर रहे हैं सॉल्यूशन का यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, तो उसमें अमोनियम सल्फेट मैंने NaOH के साथ रिएक्ट किया। ऑलराइट, और उसमें जो अमोनिया फॉर्म हुआ उसको एक्सेस ऑफ नॉन एसिड के साथ नॉन एसिड के थ्रू पास किया। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, जो लेफ्ट ओवर HCl था उसको टाइट्रेट किया विथ स्टैंडर्ड NaOH। ऑलराइट, अब देखो मुझे किस तरह से अमोनिया पता चलेगा या परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर HCl पता चला, उससे मुझे वॉल्यूम ऑफ HCl पता चला, वॉल्यूम ऑफ HCl से मुझे पता चला कि अमोनिया कितना फॉर्म हुआ था, और अमोनिया अगर मुझे पता चल जाता है तो इसका मतलब अमोनियम सल्फेट या फिर नाइट्रोजन का अमाउंट कितना था ये, क्योंकि जितना भी अमोनिया फॉर्म हो रहा है वो बिकॉज ऑफ जितना नाइट्रोजन प्रेजेंट था। ओके, सो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके पता कर सकता हूँ, लेकिन ये कैलकुलेशन एक्स और वाइज के टर्म में बताना थोड़ा मुश्किल है। okay, you can read it in the book if you want, derive the equation in terms of x and y's, but it is a little tricky। ठीक है, इसलिए मैं सीधा सीधा डायरेक्ट इसका इक्वेशन दे दूंगा। यू कैन डिराइव द इक्वेशन फ्रॉम द बुक इफ़ यू वांट। आई डोंट वांट टू डू दैट, इट्स अ लिटिल ट्रिकी थिंग, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट यू कैन सी इवन इफ द डेरिवेशन इज लिटिल ट्रिकी, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो होता है वो बहुत आसान होता है। मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर तुमको थियरी समझ में आ गई तो इसको अप्लाई करना प्रॉब्लम में वो आसान है, इसलिए डेरिवेशन देखने में कोई मतलब नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। we'll just look at the problem and we'll solve the problem, and that is the ultimate goal, because you can solve the problem based upon the theory. You don't actually have to use x and y's in general formula और उसके हिसाब से फिर तुम solve कर रहे हो, उससे फिर तुमको formula तो पता चलेगा but you won't be able to use it। okay, so theory के ऊपर focus करो, and then I will show you a formula जो तुम use कर सकते आ जाता है, direct to direct problem आ जाता है, तो उसके लिए तुम वो formula use कर सकते हो। ठीक है, so इन टर्म्स ऑफ डायग्राम दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। ये जो फ्लास्क है यहाँ पे, ओके, ये फ्लास्क में मैंने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, साथ में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट, ये दो चीज़ें ली। अब कॉपर सल्फेट लेते हैं हम टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। वी वांट टू हीट इट, वी डोंट एक्चुअली वांट टू बॉयल इट। ठीक है ना, हमको बहुत ज़्यादा इसको हीट करना है विदाउट बॉइलिंग। अगर बॉइलिंग शुरू हो जाएगी तो वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होगा और दैट कुड बी अ प्रॉब्लम, ये ड्राई हो जाएगा मिक्सचर। ओके, और मे बी देयर इज सम अदर इशू एसोसिएटेड विद इट। तो वी डोंट एक्चुअली वांट टू बॉयल इट, वी वांट टू रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट। उसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हैं। नाउ हाउ डज दैट वर्क, थिंक अबाउट इट। इफ़ यू ऐड कॉपर सल्फेट टू अ सोल्यूशन, डज इट रियली इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट? ऑलराइट,
it does. Whenever you add a salt to a water, it will increase the boiling point of the water. Okay, you can add salt or sugar, for example, it will always increase the boiling point of the water. ये हमको सीखने को मिलता है solutions ये चैप्टर में. इसे कहते हैं elevation of boiling point. This is one of the qualitative properties of the solution. Okay, जिसमें अगर मैं सॉल्ट ज़्यादा डालता हूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर शुगर डालता हूँ तो शुगर से भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ेगा. एंड दैट्स वाई सॉल्ट सोल्यूशन और शुगर सोल्यूशन और इवन टी एक्चुअली मोर हॉट दैन जस्ट 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन अगर मैं सोल्यूशन लेता हूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा होता है. सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन. और उसके लिए हम लोग पोटेशियम सल्फेट यूज़ किया, बिकॉज सल्फेट आयन इज़ कॉमन विद दिस. कैटायन ये कुछ भी नहीं करता, इट्स नॉट अ बेसिक कैटायन, सो और इट्स नॉट अ बेसिक और एसिडिक कैटायन, इसलिए वी यूज़ पोटेशियम सल्फेट. Okay. Second thing we are adding is copper sulfate. Copper sulfate, this actually catalyzes the decomposition of the organic compound. तो ये हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, आई थिंक कॉपर आयन probably helps in oxidation or something has to do with that. इसकी थियोरी कहीं देखी नहीं है, but that is one of the thing कि copper sulfate is being used as a catalyst. Okay, so we are heating the compound. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जल्दलाइजेशन. जिस फ्लास्क में कर रहे हैं उसको जल्दल फ्लास्क, जो सोल्यूशन हमको मिलेगा उसको बोलेंगे जल्दलाइज्ड सोल्यूशन. ओके, नाउ आफ्टर दिस इज डन, इसको हम बड़े स्ट्रांगली हीट करते हैं फॉर अबाउट 2 to 3 hours. एंड वंस दैट इज डन, देन दिस सोल्यूशन इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर फ्लास्क. अब यहाँ पे आई विल हैव NaOH, ऑलराइट, एक्सेस ऑफ NaOH इन दिस फ्लास्क. उसको मैं हीट करूँगा विथ जल्दलाइज्ड सोल्यूशन. अब यहाँ से NH3 गैस फॉर्म होता है. ओके, सो वंस यू हीट दिस, NH3 गैस फॉर्म होगा, साथ में ही सोडियम सल्फेट भी फॉर्म होगा विच विल स्टे इन द सोल्यूशन. लेकिन ये अमोनिया गैस इट विल एस्केप. ओके, यहाँ पे ट्रैप लगाया है, दिस इज़ अ वाटर ट्रैप बेसिकली, ताकि अगर यहाँ पे हम लोग हीट करें तो कोई वाटर इधर ना जाए. ओके, दिस इज़ अ वाटर ट्रैप. सो वाटर का ट्रांसफ़र प्रिवेंट करने के लिए ये इसमें से करते हैं. दिस इज़ वेरी कॉमन इन केमिस्ट्री. ठीक है, सो इसका मतलब जो वेपर्स है अमोनिया के, द मोर वोलाटाइल वेपर्स दैट विल पास ओनली, नॉट वाटर, एंड दैट विल गो थ्रू एंड इट विल गो टू अ कंडेंसर एंड टू एसिड. ठीक है, कंडेंसर में से जब वेपर्स पास होंगे, सो देर इज़ अ कोल्ड वाटर इन इट. ओके, अराउंड दिस अमोनिया गैस, जिसके वजह से अमोनिया गैस कंडेंस होके ड्रॉप वाइज इस HCl सोल्यूशन में गिरेगा. ओके, and we will wait until all the ammonia comes into the acid. यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है अमोनिया प्लस एसिड वाली, इसमें अमोनियम क्लोराइड अपने को मिलेगा. लेकिन देखो जो एसिड है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड एसिड एंड दैट इज़ इन एक्सेस में है. तो जितना अमोनिया यहाँ पे आएगा उतना ही एसिड रिएक्ट होगा. जो बचा हुआ एसिड है उसको हम NaOH के साथ टाइट्रेट करते हैं. ओके, एंड दिस एसिड कैन बी आइदर HCl एसिड और H2SO4 एसिड. अकॉर्डिंगली तुमको अपना फॉर्मूला जो है वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो इसीलिए एक जनरल फार्मूला अपन देख रहे थे, दिस इज़ अ यूजफुल फार्मूला. देख लो कि हम लोग इस एसिड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इजंट इट? दिस इज़ आवर स्टार रिएजेंट. इफ़ आई नो कि कितना एसिड रिएक्ट किया तो आई कैन फिगर आउट हाउ मच अमोनिया फॉर्म्ड एंड आई कैन फिगर आउट में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना था. Okay, that's the theory, isn't it? So I need to determine how much of acid was there. Okay, उसके लिए अपन ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 टाइम्स मोलैरिटी ऑफ द एसिड टाइम्स बेसिसिटी ऑफ द एसिड. अगर देखो मोलैरिटी तो जो दिया रहेगा वही दिया रहेगा, लेकिन बेसिसिटी फॉर HCl इट इज़ 1 and for H2SO4 it is 2, and if I take H3PO4 then it is 3, but usually we will not take H3PO3. It will raise another complexity in this whole thing. इसलिए either HCl और H2SO4 यही एसिड यूज़ किया जाएगा. Okay, so यहाँ पे वैल्यू either 1 or 2 depending upon which acid is being used. Okay, I put in the volume of the acid that is used. Now ये कैसा डिटरमाइन करेंगे? So now think about it. We are doing a titration, isn't it? टाइट्रेशन कर रहे हैं, टाइट्रेशन से मेरे को वॉल्यूम ऑफ द एसिड पता चलेगा. ओके, सो व्हाट आई नीड टू डू इज व्हेन आई डू द टाइट्रेशन विद दिस
लेफ्ट ओवर एसिड, सो दैट इज लेफ्ट ओवर एसिड मेरे को पता चलेगा, लेफ्ट ओवर एसिड से मेरे को कितना एसिड रिएक्ट हुआ वो पता चलेगा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ओके, सो लेफ्ट ओवर एसिड के लिए आई कैन यूज M1V1 इक्वल टू M2V2 फॉर HCl, और बेटर येट ये फार्मूला, क्योंकि यू कैन जस्ट यूज जनरल फार्मूला, सो M1V1 के जगह you can use N1V1 equal to N2V2. You know that normality is molarity times n factor, isn't it? So you can just plug it in there. अगर तुमको molarity दी है तो M1 N1V1 equal to M2 N2V2. ओके, अगर नॉर्मेलिटी यूज़ की तो ये फार्मूला, और अगर तुमको मोलैरिटी यूज़ करना है फॉर वॉट एवर रीज़न तो ये फार्मूला। N1 is the n factor of that acid, and for HCl that n factor is 1, and for H2SO4 that n factor is 2, and N2 we are taking a base, for example NaOH रहेगा तो obviously ये N2 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, and you will get the answer। इसमें determine हमको करना है V2, that is something that we are trying to determine। So I hope this is clear कि हम लोग determine कर रहे हैं, V2 हमको डिटरमाइन करना है, ये V2 हम डिटरमाइन करेंगे, एंड फ्रॉम दैट V2 विल डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ एसिड। ओके, बिकॉज दिस V2 इज द लेफ्ट ओवर एसिड, और लेफ्ट ओवर एसिड में से हमने डिटरमाइन किया टोटल वॉल्यूम में से उसको माइनस करेंगे V2 को, सो वॉल्यूम ऑफ एसिड इज V टोटल माइनस V2, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एसिड मिलेगा, एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू कैलकुलेट। एक बार ये कैलकुलेट हो गया, यू सिंपली प्लग इट इनटू दिस फार्मूला, यू कैन कैलकुलेट द मास, और मास मिल गया तो यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कंपाउंड टाइम्स 100। सो दैट्स वेरी इजी टू डू। सो इन जनरल हम दोनों ये दोनों फार्मूले को कंबाइन करके वी कैन राइट दिस फार्मूला, ठीक है। सो अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करते हो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, सारे कैंसिल करके अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो इट बिकम्स 1.4 टाइम्स मोलैरिटी ऑफ द एसिड टाइम्स बेसिसिटी ऑफ द एसिड टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द एसिड। रिमेंबर दैट मोलैरिटी टाइम्स बेसिसिटी इज ऑल्सो नॉर्मेलिटी, सो दैट्स वाई इफ़ यू यूज़ नॉर्मेलिटी इट इज़ मोर कन्वीनियंट, और मेरे हिसाब से यू शुड get used to using normality more than molarity। so ये formula अपन use करेंगे to calculate the percentage of nitrogen। the only thing you need to determine here is the volume of the acid that reacted with ammonia। alright, तो ये अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें से अपने को पता चलेगा कि किस तरह से अपन ये करते हैं, कैसा अपन वॉल्यूम निकालते हैं और उससे अपन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसा निकालते हैं। क्लियर है? ओके ओके, तो एक एग्जांपल है बेस्ड अपॉन जल्दल्स मेथड। क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो। 0.35 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज जल्दलाइज्ड एंड द अमोनिया ऑब्टेन वाज पास्ड इनटू 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। ओके, तो जल्दलाइज किया, उसके बाद उसको NaOH के साथ रिएक्ट किया, तो जो अमोनिया गैस जो लिबरेट हुआ वो पास किया हमने 100 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। ये अपना एक्सेस ऑफ एसिड है, ठीक है ना। अब इस एक्सेस एसिड में अमोनिया पास किया तो कुछ एसिड न्यूट्रलाइज हुआ, जो बचा था उसको हमने ट्राइट्रेट कर रहे विथ 150 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, ठीक है। सो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट कि ये एसिड कितना रिएक्ट हुआ, उससे हम पता कर सकते हैं कि अमोनिया कितना था और परसेंटेज कितना था। ओके, सो दैट्स हाउ वी डू इट। सो सबसे पहला हमारा काम होता है कि ये जो बेस दिया है, इतना बेस हमको लगा है, तो एसिड कितना लेफ्ट ओवर था, और लेफ्ट ओवर एसिड से हम लोग एसिड दैट वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय अमोनिया वो पता चलेगा, और उससे हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, सो इसेंशियली जो हमारा फॉर्मूला था ये वाला, इसमें से ये एसिड हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, रेस्ट ऑफ द चीज़ें हमको मालूम है। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। सो इसको हम लोग बोल रहे हैं N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला ले रहे हैं क्योंकि H2SO4 है। सो नॉर्मेलिटी यहाँ पे हम लोग ये वैल्यूज NaOH के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो नॉर्मेलिटी ऑफ दैट इज़ 0.1 टाइम्स वॉल्यूम रहेगी इसका 154 ml, ठीक है ना। फॉर NaOH नॉर्मेलिटी इन मोलैरिटीज आर सेम, ये ध्यान में रखो। N2
ऑफ दिस वन. नाउ यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी नहीं है, हमको मोलरिटी दिया है 0.1, तो नॉर्मेलिटी उसकी डबल रहेगी टाइम्स 2. सो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज 0.2, 0.1 टाइम्स 2. ओके, एंड देन वॉल्यूम, दैट इज समथिंग वी नीड टू फाइंड. सो इफ यू कैलकुलेट दैट V2 इज, सो कैलकुलेट करके आएगा आंसर 77 ml. सो इसेंशियली 77 ml बचा हुआ एसिड था. तो इसका मतलब कि 23 ml 100 minus 77, 23 ml reacted, and that is our volume of acid. Okay, this is our volume of acid. Now हमको ये सीधा सीधा फॉर्मूले में डाल के we can get the answer. Percentage nitrogen, remember, is 1.4 times नॉर्मेलिटी ऑफ द एसिड विच इज़ 0.2. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया 0.2. और यू कैन टेक मोलरिटी टाइम्स बेसिसिटी, ठीक है ना, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 0.2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द एसिड दैट इज़ 23 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज़ 0.35. और आंसर आता है समथिंग अराउंड 18.4%. सो दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द कंपाउंड. अंडरस्टूड है. तो इस तरह से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमको पता चल रहा है.